अस्सलामुअलैकुम। हमने मैक्रोमोलेक्यूल्स देखे। अब हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन का मरहला कैसे होता है। हमें मिल गए सारे मोनोमर्स, अब हमें देखना है कि किस तरह ये जाते हैं हमारे खून में। तो शुरू करते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स से। यहाँ ये जाएंगे हमारे सेल्स के अंदर एक चीज़ के ज़रिए जिसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब मैं कहती हूँ प्राइमरी तो इससे क्या मुराद है? आपको शायद याद हो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो तो यकीनन यहाँ बात आएगी एनर्जी की या तवानाई की, जो कि इस्तेमाल हो किसी भी काम में। यहाँ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो तवानाई हम इस्तेमाल करेंगे वो आती है एटीपी से। तो अगर हम एक इंटेरोसाइट को देखें, यहाँ इंटेस्टिनल सेल को, तो यहाँ होगा एक प्रोटीन इस सेल मेम्ब्रेन पर। ये प्रोटीन तोड़ेगा इस एटीपी को, जिसकी वजह से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो निकलेगा और खारिज होगा एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और ऐसा होने की वजह से अमाइनो एसिड जो है वो दाखिल हो जाएगा हमारे इंटेस्टिनल सेल में। और यहाँ से अमाइनो एसिड जो है वो गुजरेगा बहुत सारे मरहलों से और आखिर में इंटेरोसाइट को छोड़कर जाएगा ब्लड कैपिलरी में, जहाँ से ये जाएगा खून में और फिर पहुँचेगा जिस्म में वहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होगी। दूसरा है शुगर्स। इनका मरहला भी तकरीबन यही होगा, लेकिन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बजाय होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एटीपी प्राइमरी के लिए, तो हम सेकेंडरी के लिए क्या करेंगे? अब हमने क्योंकि बात की थी कि कुछ मिकदार तवानाई की इस्तेमाल हो रही है किसी ना किसी पॉइंट पर, तो जो एनर्जी थी, जो तवानाई थी, इसकी वजह से इसने बनाया था एक आयन ग्रेडियंट। तो यही आयन ग्रेडियंट जो है ये इस्तेमाल होता है और ये इजाज़त देता है सोडियम जैसी चीज़ों को कि वो अपने ग्रेडियंट पर नीचे जाएं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन पर जाएं, जहाँ ये रिलैक्स्ड स्टेट में जाएं। और ऐसा होने की वजह से तवानाई इस्तेमाल होती है और शुगर जो है वो दाखिल होती है इंटेरोसाइट में। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हमने सब कुछ लिया है, यहाँ मैं बनाऊँ एक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर जो है एक यहाँ इस तरफ भी। यकीनन यहाँ एक सोडियम आयन है जो कि बह रहा है नीचे हमारे इंटेरोसाइट में अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर नीचे, ताकि शुगर के साथ जाए इंटेरोसाइट में। और यही चीज़ हो रही है दूसरी तरफ भी, सिवाय तब के जब शुगर निकलती है। सोडियम आता है इस तरफ, सोडियम अब भी अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर नीचे ही जाएगा, लेकिन ये पहुँचेगा इंटेरोसाइट में ही, जबकि शुगर जो है वो निकल जाएगी और जाएगी ब्लड कैपिलरी में, और ये भी जाएगी आखिर में हमारे खून में और फिर इस्तेमाल होगी पूरे जिस्म में जहाँ इसकी ज़रूरत हो। अब अगला है ये न्यूक्लियोसाइड बेस में। ये भी वही तरीका इस्तेमाल करते हैं जो अमाइनो एसिड्स करते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिखती हूँ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये भी अमाइनो एसिड्स की तरह जाएंगे आखिर में ब्लड कैपिलरी में। अब चलते हैं आखिरी मैक्रोमोलेक्यूल की तरफ और वो है फैट। अब चूंकि फैट में मौजूद है ये नॉन पोलर टेल, इसकी अगर ये कभी भी आती है इंटेरोसाइट के बराबर में ऐसे इस तरह, एक ही चीज़ जो उसको करनी होगी वो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के पार, और फिर ये पहुंचेगी अंदर। इंटेरोसाइट के अंदर हमारा फैटी एसिड जो है वो दोबारा ऑर्गेनाइज होता है काइलोमैक्रॉन्स माइक्रॉन्स में। ये बहुत बड़े होते हैं और जाहिर है कि फिट नहीं आ सकते एक ब्लड कैपिलरी में। ये इंटेरोसाइट में भी फिट नहीं हो सकते, तो ये सीधा ब्लड कैपिलरी में नहीं जाते क्योंकि ये बहुत बड़े हैं। तो ऐसे में ये काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं ये होते हैं एब्जॉर्ब यानी जज्ब। ये जज्ब होते हैं हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज में, इसे लैक्टियल भी कहते हैं। ये आराम से काइलोमाइक्रॉन्स को अपने अंदर जगह दे सकती हैं और यहाँ पर ये मज़ीद डाइजेस्ट होते हैं और मज़ीद छोटे हो जाते हैं, और जैसे ही ये होता है ये पहुँचते हैं वेन्स में जो कि लेकर जाती हैं डाइजेस्टेड फैट दिल से होती हुई आर्टरीज तक, और फिर वहाँ से जहाँ इनकी ज़रूरत हो ये पहुँचना शुरू करती हैं पूरे जिस्म में। तो ये है तरीक़ाकार जिससे ये 4 बड़े मॉलिक्यूल्स काम करते हैं हमारी बॉडी में। किस तरह ये डाइजेस्ट होते हैं डिओडेनम में, वो जगह जहाँ ज़्यादातर डाइजेशन होती है पूरे जीआई ट्रैक्ट में, और हमने अभी बात की कि किस तरह ये एब्जॉर्ब होते हैं, और ये ज़्यादातर होता है जेजुनम में, क्योंकि जेजुनम वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का अमल
तय पाता है पूरे जीआई ट्रैक्ट में। तो आज के लिए इतना ही।